हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ है जिसमें आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। अब बात आती है कि थर्ड चैप्टर क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इतिहास के मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे वो हमें कौन कौन से अवशेष छोड़कर गए हैं, कौन कौन से भौतिक अवशेष थे, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनका यूज़ आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री को जानने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं इन भौतिक अवशेष की। देखिए, जो प्राचीन भारत के लोग थे वो बहुत सारे भौतिक अवशेष अपने पीछे छोड़ कर गए हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर हैं और जो पत्थर हैं उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पूरे के पूरे देश में हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारत के निवासी अपने पीछे बहुत सारे अवशेष छोड़ के गए हैं, जिसमें दक्षिण भारत की पत्थर की मंदिर, पूर्वी भारत की ईंटों की बहार मतलब कि ईंटें से बने हुए घर, ठीक है, पत्थर के मंदिर हैं। ये सब हमारे जो पूर्वज हैं, जो प्राचीन भारत के निवासी रहे हैं, वो लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो इनसे हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। अधिकांश अवशेष जो पूरा का पूरा देश है उसमें सब जगह पर टीलों के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। ऊपर से टीले क्या होते हैं? टीले एक ऐसी जो हमारी धरती है उसके उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी वस्तुओं के अवशेष हों, मतलब कि जिसके नीचे पुरानी जो वस्तुएं हैं वो दब गई हो और उसके ऊपर से मिट्टी रेत आ गई हो, तो उसको बोलते हैं टीला। ये उठा हुआ भाग होता है जिसके नीचे कोई सभ्यता, कोई जो पुरानी वस्तुएं हैं वो दब गई हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं टीला। टीले की खुदाई भी कई तरह से की जाती है, कई टाइप के होते हैं। तो एक है एकल सांस्कृतिक, दूसरा टाइप है इसका मुख्य सांस्कृतिक और तीसरा है बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक कौन से होते हैं? जिसमें एकल मतलब एक संस्कृति, ठीक है। तो एक तरह की संस्कृति पूरे के पूरे टीले में जो खुदाई की गई है उसमें एक ही तरह की संस्कृति दिखाई दे, ठीक है। एक ही टाइप की संस्कृति दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? एकल सांस्कृतिक, ठीक है। मुख्य सांस्कृतिक क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा संस्कृति दिखती है पर एक संस्कृति की प्रधानता होती है, ठीक है। एक टाइप की संस्कृति जो है वो ज़्यादा है, उसमें उसकी प्रधानता है, और बाकी संस्कृति भी हैं लेकिन उनमें कुछ खास महत्व की नहीं है, ठीक है। बहुसांस्कृतिक मतलब कि बहुत अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। अगर हम उसकी खुदाई करें एक टीले की तो बहुसांस्कृतिक क्या होगा? अनेक तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। कभी कभी वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हों, जैसे कि रामायण और महाभारत, और दोनों की ही प्रधानता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा संस्कृति हो और उनकी प्रधानता हो, ठीक है। एकल सांस्कृतिक जिसमें एक ही तरह की संस्कृति हो। मुख्य सांस्कृतिक मतलब मुख्य मतलब एक उनमें इम्पॉर्टेंट है, और बहुसांस्कृतिक काफ़ी सारी हो सकती है और सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टीले की खुदाई होती है किस तरह से? अभी ये जो अवशेष हैं उनको हमें पता करना है उनके बारे में, तो टीले को खुद के ही करना पड़ेगा। तो उसकी खुदाई 2 तरह से होती है, एक तो अनुलंब और एक क्षैतिज। नाम से ही समझ आ रहा है, अनुलंब मतलब कि सीधी खुदाई और क्षैतिज, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए, तो ये टीले हैं, जैसे टीले के नीचे खुदाई की, तो ये हम हड़प्पा वाली जगह देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता उसके नीचे मिली, ठीक है। तो ये टीलों की खुदाई करके पता चलती है हमें, ओके। अब बात आती है कि इनमें जो अनुलंब खुदाई है वो किस तरह से की जाती है? तो सीधी खड़ी लंबवत खुदाई, मतलब कि इस तरह से हम लंबवत खुदाई करते जाएं, ठीक है। तो इसमें विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घटित होता है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, तो इंडिया में कोई जगह मान लीजिए ये दिल्ली है, और यहाँ पर कोई एक पहले कोई कुछ लोग रह रहे थे, ठीक है, 200 BC में कुछ लोग रह रहे थे, ठीक है। फिर ये ख़त्म हो गए ये लोग, फिर उसके बाद 400 में कोई लोग आ गए, ठीक है, फिर 600 में, इस तरह से आगे आगे आते गए।
तो जो संस्कृति पहले थी उसकी चीज़ें नीचे दब जाएंगी, उसके बाद वाली उसके ऊपर, उसके बाद वाली उसके ऊपर, ठीक है। तो सीधी लंबवत खुदाई कर रहे हैं हम। तो जब हम खुदाई करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में पता चलेगा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, इस तरह से पता चलेगा। तो इसमें अलग अलग तरह की संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घटित होता है, मतलब कि काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से पता चलता जा रहा है। जैसे जैसे खोदते जा रहे हैं वैसे वैसे पुरानी संस्कृति के बारे में पता चलता जा रहा है, ठीक है, अगर है तो। ओके, स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है ये। अब ऑब्वियसली आप ऊपर से नीचे खोदते जा रहे हो और कुछ ही भाग में ये करते हैं। दूसरी तरह की खुदाई होती है क्षैतिज। क्षैतिज मतलब कि इस तरह से आप कर रहे हो, ठीक है, ये इस तरह से कर रहे थे अनुलंब, और ये क्षैतिज मतलब इस तरह से कर रहे हो। तो सारे टीले या एक बृहत भाग की खुदाई होती है। इसमें बहुत बड़े भूभाग की खुदाई करते हैं। इस तरह की खुदाई में हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति पाते हैं। तो आपने देखा कि एक जगह पर एक ही टाइम की संस्कृति पता चल रही है, ठीक है, और नीचे खोदेंगे तो उसके दूसरे टाइम की संस्कृति पता चलेगी, ठीक है। तो इसमें तो क्षैतिज खुदाई है, तो इसमें एक किसी काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। बहुत बड़े भूभाग पर कर रहे हैं तो उसका पूरे की पूरी हमें डिटेल में पता चल जाएगी, ठीक है। क्षैतिज खुदाइयाँ बहुत खर्चीली होती हैं और इसी वजह से बहुत कम होती हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण हमें मतलब उसके बारे में पूरी तरह से पता चलता है, समग्र चित्र मिल पाता है, ठीक है। और ये खुदाइयाँ खर्चीली होती हैं, इसीलिए नहीं होती, और इसीलिए हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है। अगर हम इनको करेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र हमारे सामने हो जाएगा, लेकिन बहुत खर्चीली होने की वजह से कम करते हैं और इसीलिए हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये है दो तरह की खुदाई, क्षैतिज और अनुलंब। अब टीलों से हमें कुछ अवशेष प्राप्त होंगे, वो किस तरह से प्राप्त होते हैं। अलग अलग जगह पे टीले थे, हमने उनको खोदा, उनमें हमें संस्कृतियाँ प्राप्त हुई। तो ये जगह के हिसाब से क्या वेरी करता है या सब जगह एक ही तरह से होगा? तो देखिए, इसका जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है इस पर। किस तरह से? जैसे कि मान लीजिए किसी जगह की जलवायु सूखी जलवायु है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। अगर हम इस तरह से भारत का एक नक्शा बनाएं तो अगर ये वाला जो एरिया आप देखेंगे पश्चिम उत्तर की तरफ, यहाँ पे जलवायु सूखी है, बहुत ज़्यादा बारिश या नदियाँ वगैरह, मतलब ये अगर इंडिया का इधर वाला भाग नहीं, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, सूखी जलवायु है, जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम उत्तर भारत। तो जब सूखी जलवायु है, जो नदी है वो बहा के नहीं लेके जा रही हैं, पानी ज़्यादा नहीं है, पानी की वजह से क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो सूखी है और इस वजह से यहाँ के जो पुरावशेष हैं, जो पुराने अवशेष हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अब नम और जो जलोढ़ क्षेत्र हैं वहाँ के जो अवशेष हैं वो खराब हो जाएंगे। क्यों खराब हो जाएंगे? जैसे कि जो मध्य गंगा के मैदान है, डेल्टाई क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी है, वहाँ की जलवायु नम और आर्द्र है और उस वजह से जो लोहे के औजार हैं वो संक्षारित हो जाएंगे। कच्ची मिट्टी से बनाए हुए जो घर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे पानी की वजह से, ठीक है। इन जगह पे पानी नहीं होगा तो ये ख़त्म नहीं होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित बने रहेंगे। यहाँ पे पानी है और इस वजह से लोहे के औजार भी संक्षारित हो गए, प्लस मिट्टी के जो घर थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो उस वजह से उस जगह पे अवशेष खोजना मुश्किल होता है, ठीक है। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में पक्की ईंटों के घर या पक्की ईंट और पत्थर के जो भवन होते हैं वो हमें मिल पाते हैं, ना कि कच्ची ईंटों के भवन वगैरह नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है जलवायु का भी। तो इससे क्या समझ आता है कि जो राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो आपका पश्चिमोत्तर भारत है उसके में जो भी पुरावशेष हैं वो हमें अच्छे से मिल जाएंगे और गंगा के मैदान के जो अवशेष हैं वो उतने अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत लगभग 2500 ईसा पूर्व के नगरों का पता यहाँ पे चला है। ये कौन सा है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम तक के अवशेष हमें इस जगह पर मिले हैं, ठीक है। जबकि गंगा के मैदान में इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ओके, पुरावशेष से क्या पता चलता है कि उस टाइम पर बस्तियाँ कैसी थीं, लोग जिनमें रहते थे वो किस तरह से रहते थे, घर किस तरह के बने हुए थे, घरों का ढांचा कैसा था, किस प्रकार के वो मृदभाण मतलब कि बर्तन, मृदभाण क्या होते हैं? बर्तन, मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाते थे, किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे, कौन कौन सा खाना खाते थे, क्या अनाज थे उनके पास, और कैसे औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे, क्या पत्थर के औजार यूज़ करते थे या
लोहे के औजार यूज़ करते थे, तांबे के करते थे, तो किस तरह के औजार यूज़ करते थे, हथियार यूज़ करते थे, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, बस्तियाँ कैसी थी, तो किस तरह का था, ये सब चीज़ें हमें इन पुरावशेष से मिलती हैं। ओके, तो ये इसका फ़ायदा होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पुरातत्व क्या होता है, आर्कियोलॉजी। ठीक है, पुरातत्व आर्कियोलॉजी क्या होती है, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों पर विधिवत उत्खनन किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो पुराने टीले हैं उनको खोदा जाता है अच्छे से, ठीक है, कि खराब ना हो। तो पुराने टीलों को खोदा जाता है जिससे कि उसके नीचे जो संस्कृति दबी हुई है वो ख़त्म ना हो जाए, तो उसको अच्छे से विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। खोदने से क्या पता चल रहा है, हम इसीलिए तो खोल रहे हैं, यही हमारा एम है कि उनका किस तरह का जीवन था, किस तरह से रहते थे, खाते थे, पीते थे, क्या करते थे, वो सब चीज़ें पता चलें। तो इसके लिए यहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी ये जो काम कर रहे हैं उसी विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व या आर्कियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है महापाषाण, मेगालिथ। ये क्या होता है, महापाषाण मेगालिथ। दक्षिण भारत में क्या हुआ था, दक्षिण भारत के कुछ लोग क्या करते थे, सभी जगह पे नहीं था ये, पर दक्षिण भारत में कुछ लोग क्या करते थे, जो मृत व्यक्ति होते थे, जो कोई मर जाता था, उसके शव के साथ में कुछ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें कब्र में गाड़ देते थे। ठीक है, जब किसी पर्सन के मरने के बाद उसके शव को गाड़ा जाता था तो उसके साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें भी साथ में रख देते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था और ये जो बनाया जाता था उसको बोला जाता है महापाषाण। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर, महा मतलब बड़े बड़े। ठीक है, तो महापाषाण या मेगालिथ इसको बोलते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह का होता था। ठीक है, मेगालिथ या महापाषाण। ठीक है, तो करते क्या थे कि एक शव के साथ उसके जो सामान है, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें कब्र में गाड़ दी और फिर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए। ठीक है, तो इसको बोलते थे महापाषाण या मेगालिथ। ओके, ठीक है। अब हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब जो हमें मिल गया चीज़, उससे हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन से टाइम का है। मेनली हमें करना क्या है, हमें ये तो पता करना है कि ये किस टाइम का है, उस टाइम पर किस तरह से काम होता था, किस तरह से लोग रहते थे, तो किस टाइम पर, उस टाइम का पता लगाना भी ज़रूरी है। तो इसका टाइम कैसे पता लगाते हैं, तो एक विधि होती है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। ठीक है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। ठीक है, ये क्या होती है, तो इससे पता लगाया जाता है टाइम का, ये किस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम की चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये चीज़ पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, तो देखिए हर किसी व्यक्ति में जो भी चीज़ जीवित है उन सभी वस्तुओं में C14 होता है, रेडियो कार्बन या C14 कार्बन या रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप होता है। ये कार्बन का आइसोटोप होता है C14। ठीक है, कार्बन का आइसोटोप है। वैसे कार्बन कितना होता है, C12। ठीक है, ये C14 कार्बन का आइसोटोप होता है। ठीक है, तो ये आइसोटोप हर किसी जिसमें भी जो जी रहा है ना, जैसे मैं, आप, हम सभी में C14 है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे काम करते हैं हम सभी में डेली कार्बन C14 जो है ना उसमें कमी आती जाती है और हम जो खाना पीना खाते हैं उससे उसकी जो कमी है वो पूरी होती जाती है। मतलब कि खाना वगैरह खाया तो उससे वो हमें मिलता जा रहा है और वो ख़त्म भी होता जा रहा है हमारी बॉडी से। ठीक है, प्राचीन वस्तु में भी C14 में आई कमी को माप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो ये प्रोसेस चल रही है, हम खा रहे हैं, वो उसकी जितनी भी कमी हुई वो पूरी होती जा रही है और बाकी टाइम पे मतलब वो ख़त्म हो रही है और आ रही है वापस। ठीक है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो कमी तो हो ही रही है। ठीक है, कंटिन्यूस कमी हो रही है और मरने के बाद वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, हमने अब खाना बंद कर दिया है। ठीक है, हवा लेना, पानी लेना, ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं, तो C14 आ तो नहीं रहा है बट ख़त्म होता जा रहा है। तो जब हम मरे हैं उसके बाद निश्चित मात्रा C14 की हमारी बॉडी में कम हो रही है, तो इसी को अभी कितनी मात्रा बची है उसको चेक किया जाता है, उससे पता चलता है कि कितना टाइम हो गया इसको। ठीक है, तो क्या है बेसिकली होता क्या है, तो C14 का क्षय निश्चित गति से होता है और C14 का आधा जीवन जो होता है वो 5568 वर्षों का होता है। इसको साइंस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि C14 का आधा जीवन कितना होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है 5568। मतलब कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी चीज़, लाइक कोई पर्सन अगर मर जाता है तो उसमें C14 की, जब वो मरा था उस टाइम पर उसकी जितनी मात्रा थी उसकी आधी
इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी आधी रह जाएगी 5568 साल में। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि 5568 साल पहले जो पर्सन की हमें, मतलब इतने पुराने पर्सन की बॉडी मिली, तो उसमें C14 आधा रह गया। क्लियर है। फिर उसके बाद फिर उतनी ही अगर हम बात करें कि जो C14 है, फिर उसके बाद ये तो आधी हो गई, ठीक है। उसके बाद जब वो जिंदा था उससे आधी हो गई। अगर मैं इसका डबल कर दूं 11,136, ठीक है, तो इसमें कितनी रह जाएगी, तो इसमें कितनी रह जाएगी 1/4 रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। क्लियर है। तो आधा आधा होता है आपका। तो इस तरह से पता लगाते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है, मतलब कितनी पुरानी है, किस टाइम की थी वो। तो आधा जीवन वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये मतलब होता है आधे जीवन का। तो इससे पता लगा पाते हैं कि कब की वो संस्कृति कब की है, वो जो लोगों की डेड बॉडी या हड्डियाँ वगैरह मिली हैं वो कब की हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, जैसे कि पौधों के अवशेष भी मिलते हैं। पेड़ पौधे भी तो रहे होंगे, तो उनके अवशेष भी मिलते हैं, तो उनका भी परीक्षण कर सकते हैं। और ये परीक्षण करके ये पता लगता है कि जो वनस्पति थी उसका इतिहास कितना पुराना है, वो कब की थी। ठीक है, इससे ये चीज़ पता चलता है। इसी आधार पर ये हम बोल पाते हैं कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 और 6000 ईसा पूर्व में भी था। ठीक है, वहाँ पर कुछ पौधे के अवशेष मिले हमें और उनको हमने टेस्ट किया, और टेस्ट करने पर हमें पता चला कि ये तो 7000 और 6000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, तो 7000 6000 ईसा पूर्व के ये पेड़ पौधे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई उस टाइम पे भी कृषि होती थी, और वो कौन से पेड़ पौधे हैं जिनमें कृषि, मतलब कि कृषि के होती थी, ये पता चल पाया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है धातुओं की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति का वैज्ञानिक विश्लेषण। मतलब कि धातुओं की जो शिल्प वस्तुएं हैं उनकी प्रकृति कैसी है, इस चीज़ को अगर हम चेक करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ से मिली हैं, किस जगह की वो हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाएं किस तरह की रही हैं, कि किस टाइम, उस टाइम पे कौन सा धातु विज्ञान, मतलब कौन सी धातु चलती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि धातु विज्ञान के विकास की क्या अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था रही हैं, तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है। प्लस पेड़ पौधों की बात हो गई, मानव की बात हो गई, तो अब हम पशुओं की भी बात कर सकते हैं। तो पशुओं की हड्डी का परीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पर जो जानवर थे वो पालतू थे या नहीं थे, और पालतू थे तो किस किस काम में वो लाए जाते थे, क्या क्या काम कराया जाता था उनसे, तो क्या फ़ायदा लिया जाता था उनका, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। और इसी पर हम बोल पाते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोग ऐसा करते थे, या जो आर्य थे वो इस तरह का करते थे। ये सारी चीज़ें हम इसी आधार पर बोल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सिक्कों की। जिस तरह से हमने जो टीले थे उनको खोद कर संस्कृतियाँ हमें मिली अलग अलग तरह की, ठीक है, उसी तरह से सिक्के भी मिले। तो इन सिक्कों का अध्ययन जो करते हैं, इनकी स्टडी जो करते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। क्यों करते हैं वो भी पता चलेगा। मुद्रा शास्त्र, पैसे मतलब मुद्रा, और शास्त्र, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स इसको बोलते हैं। अब जो सिक्के हैं वो हमें अर्थ के ऊपर भी, धरातल के ऊपर भी मिले हैं। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर भी, और कुछ जो है उनको ज़मीन में खोद कर हमने निकाला है। ठीक है, तो संस्कृतियाँ जो दब गई, उनके सिक्के भी नीचे दब गए, तो उनको हमें ज़मीन में से खोद के निकाल लिया। ओके, अब पहले का जो ज़माना था, जो प्राचीन भारत था, उसमें आजकल जैसे पैसे चलते हैं वैसे तो चलते नहीं थे। उस टाइम पर धातु से बने हुए पैसे चलते थे, धातु मुद्रा जिसको बोलते हैं, सिक्का, ये चलता था। और ये सिक्का कौन कौन सा होता था, तो तांबे, चांदी, सोने, शीशे के सिक्के बनते थे। यहाँ पर हमें पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, और ये जो सांचे हैं वो अधिकांश हमें कुषाण काल के, मतलब कि जो पहली, दूसरी, तीसरी सदी ईसा की प्रारंभिक 3 सदियों के मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के हमें सांचे बनाने की मिले हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में ऐसी बैंकिंग प्रणाली तो थी नहीं। ठीक है, लोग अपने जो पैसे होते थे वो मिट्टी और कांसे के बर्तन में रख देते थे, और बाद में जब ज़रूरत होती थी तो उनको यूज़ कर लेते थे। जैसे कि आजकल हम बैंक में जाके रख देते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह से वो लोग ऐसे जो सिक्के होते थे उनको अपने मिट्टी के बर्तन या कांसे के बर्तन में रख देते थे और बाद में यूज़ करते। तो इस तरह के हमें बहुत सारे मिट्टी और कांसे के बर्तन में पैसे मिले हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत की नहीं है, ये रोमन साम्राज्य जैसे जो विदेशी टकसाल थे उनके भी मिले हैं। ठीक है, उनमें ढाले गए जो सिक्के थे वो भी हमें मिले हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है,
अब आती है कि गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लुप्त हो गए थे। ये जो मिट्टी के बने हुए सांचे जो हैं ये इस काल में ख़त्म हो गए थे। सिक्कों से हमें क्या पता चलता है, क्या चीज़ हम पता कर पाते हैं सिक्कों से? तो सिक्के, मान लीजिए किसी एक टाइम पर सिक्के बहुत ज़्यादा बने, ठीक है, किसी टाइम पे कम बने, किसी टाइम पर सोने के सिक्के बने, ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि उसका आर्थिक इतिहास कैसा है, वो जो साम्राज्य था वो इकोनॉमिकली कितना अच्छा था या वीक था, ठीक है, तो इससे ये चीज़ पता चलती है। तो आर्थिक इतिहास पता चलता है, उस पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ओके, तो आरंभिक सिक्कों पर कुछ प्रतीक हमें मिले हैं और बाद के जो सिक्के थे उन पे राजाओं और देवताओं के नाम और डेट वगैरह भी मिली है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले जो सिक्के मिले उन पे हमें प्रतीक मिले इस तरह के, और बाद में हमें देवताओं और राजाओं के नाम मिले और डेट वगैरह भी मिली, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि सिक्के के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियाँ, व्यापारी संघ ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे, राजाओं ने तो चलाए थे, उसके अलावा जो व्यापारी जो स्वर्णकार होते थे उन्होंने भी अपने काफ़ी सारे सिक्के चलाए थे। शिल्पकारी और व्यापार की उन्नत व्यवस्था इससे पता चलती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो शिल्प मतलब कि व्यापार कैसा था, बेसिकली ये चीज़ आपको पता चलेगी व्यापार कैसा था उस टाइम पर, तो ये चीज़ हम इससे पता कर पाते हैं। ओके, सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ, मतलब कि व्यापार बढ़ा, ठीक है। सिक्कों के सहारे हमने काफ़ी सारा लेन देन किया उस टाइम पर, तो उसका मतलब क्या है कि व्यापार कितना ज़्यादा हुआ, ठीक है। सबसे अधिक जो सिक्के थे वो मौर्योत्तर काल में थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिक्के हमें मौर्योत्तर काल के मिले हैं। इनमें कौन कौन से सिक्के थे? तो शीशे के पोटन, तांबे, चांदी, कांसे और सोने के सिक्के मिले हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल के, ठीक है। 1 लाइन में क्वेश्चन आता है आपके सामने। दूसरा है गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा बनवाए थे। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने बनवाए थे? तो गुप्त शासकों ने बनवाए थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य और मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में भी सिक्के सबसे ज़्यादा थे और गुप्त काल में भी सिक्के ज़्यादा थे, उनमें सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों में क्या हुआ, व्यापार बहुत अच्छा खासा बढ़ा, ठीक है। ये चीज़ पता, मतलब कि यहाँ की इस टाइम की इकोनॉमी अच्छी थी, ये चीज़ पता चली हमें। ओके, फिर गुप्तोत्तर काल जो था उसमें सिक्के बहुत कम, ऑलमोस्ट ख़त्म से ही हो गए, लुप्त हो गए, ठीक है। तो उसके बहुत कम सिक्के मिले हमें। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम का जो व्यापार था, व्यापार वाणिज्य, वो शिथिल हो गया, ठीक है। एक स्टेबल मतलब कि वो कम हो गया, ठीक है। शिथिल मतलब कम हो गया, व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा, मतलब इकोनॉमी ख़राब हो गई, जैसे कि अभी, ठीक है। तो इस तरह से सिक्के कम, जैसे कि मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, कम लेन देन हो रहा है, हम सामान नहीं खरीद रहे, इसका मतलब क्या है कि अभी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो व्यापार उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। पैसा सर्कुलेशन में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैसा है, तो फिर इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है इससे। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, ठीक है, हमें राजाओं देवताओं के चित्र मिले हैं बाद में, ठीक है, पहले प्रतीक मिले हैं। तो सिक्कों पर जो राजवंश हैं और जो देवता हैं उन सभी के चित्र, धार्मिक प्रतीक मिले हैं, ठीक है। लेख भी अंकित रहते हैं जिनमें तत्कालीन कला धर्म पर प्रकाश पड़ता है। अब ये जो देवताओं के चित्र हैं, राजवंशों के चित्र हैं, कुछ लिखा हुआ है, डेट है, तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि भाई उस टाइम की किस तरह की कला थी। जैसे कि किसी ने डांस करने वाले किसी पर्सन को बनाया तो उस राजा को डांस पसंद था, ठीक है। धर्म का तो वो धार्मिक था और उस टाइम पे कौन सा धर्म चल रहा था, इस तरह की चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गई सिक्कों की बात। तो हमने टीले पढ़ ली, किस तरह से खुदाई होती है वो पढ़ लिया, उसमें नीचे क्या क्या मिलता है वो पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिए सिक्के, सिक्के का क्या इंपॉर्टेंस होती है, सिक्कों से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल जाती हैं। मतलब बेसिकली हम हिस्ट्री पता कर रहे हैं इससे, इन सभी से पता कर रहे हैं कि उस टाइम पर कैसा क्या था, ठीक है। मेन मोटिव तो हमारा यही है। तीसरी चीज़ हमें मिलती है अभिलेख। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिक्के तो इंपॉर्टेंट थे पर उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अभिलेख, ठीक है। अभिलेख क्या होते हैं? ये जो पत्थर है ना उस पर लिखा हुआ है, तो अभिलेख के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। एपिग्राफी किसको बोलते हैं? अभिलेख के अध्ययन को। अभिलेख जो है शिलालेख अभिलेख, उनके अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्राचीन तिथि का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पुरालिपि शास्त्र, ठीक है। पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी, पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी। मतलब क्या है? ये जो अभिलेख है ना,
इसमें जो लिखा हुआ है ना उस चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। मतलब कि इस पे लिखा क्या है, बेसिकली इस पे है क्या लिखा, ठीक है, किस टाइम का लिखा हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को अध्ययन करें। जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं तो इसमें लिखा क्या है, बेसिकली पहले ये चीज़ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र, ठीक है। और इसके टाइमिंग वगैरह वो सब चीज़ें अगर हम चेक करें तो उसको बोलते हैं पुरालिपि शास्त्र। अब आता है अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मंदिरों की दीवार, ईंटों की मूर्तियों, इन सभी पर मिलते हैं। तो अभिलेख हमने कहाँ कहाँ पर देखे, ये जो लिखा हुआ होता है वो मोहरों पर, जो पैसे होते हैं उनकी मोहरें जो होती हैं उन पर लिखा होता है, बेसिकली सिक्कों पर, ठीक है। प्रस्तर स्तंभ मतलब कि पत्थर के स्तंभ पर, मंदिरों के मैं देखे होंगे आपने पत्थर के स्तंभ, तो उन पर लिखा हुआ था काफ़ी कुछ, ठीक है। स्तूप पे लिखा हुआ था अशोक के, ठीक है, और स्तूपों पे लिखा हुआ था, बेसिकली चट्टानों पे लिखा हुआ था, ताम्र पत्तों जो होते हैं उस पर लिखा हुआ था, मंदिर की जो दीवारें होती हैं उन पर, ईंटों पर, मूर्तियों पर, इन सभी पर लिखे होते हैं। तो बेसिकली इन सभी पर लिखी हुई चीज़ें जो पहले लिखी गई हैं उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। ओके, आरंभिक अभिलेख जो थे वो पत्थरों पर खोदे गए थे, ठीक है। तो जो प्रस्तर स्तंभ थे उन पर खोदे गए थे। ईसा के आरंभिक शतकों में, मतलब स्टार्टिंग में जो ईस्वी स्टार्ट हुई थी उसमें ताम्र पत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ था। सबसे पहले किस पे, पत्थर पर लिखे गए थे, फिर उसके बाद ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। ओके, पत्थर पर अभिलेख दक्षिण भारत में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। दक्षिण भारत में जो मंदिर है, मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में जो मंदिर की जो दीवार है उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं उस पत्थर पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो है अभिलेख, क्लियर है। अब अभिलेख से भी हमें यही सब चीज़ें पता चलती हैं कि किस टाइम की हैं, कौन सा राजा किस तरह की काम करता था, उस टाइम की व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब चीज़ें, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस टाइम का है ये, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। आरंभिक अभिलेख, अच्छा इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ लिखा होता है तो मैं आपको ये बता देती हूँ। जो आरंभिक अभिलेख है वो ईसा पूर्व 3री सदी के, ठीक है, ये प्राकृत भाषा में है और अशोक के अभिलेख हैं। ईसा पूर्व 3री सदी मतलब अशोक का राज्य था तो अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे जो पढ़े जा चुके हैं, ठीक है। क्या हमें इससे पहले भी कोई अभिलेख मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता याद करिए, ठीक है, तो उसके हमें अभिलेख मिले हैं जो मोहरों पर थे बेसिकली, लेकिन वो पढ़े नहीं जा चुके। तो सबसे पहले जिसको हम पढ़ सकते हैं वो है अशोक के शिलालेख या अभिलेख। ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं, ये प्राकृत भाषा में है, ठीक है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा भी मिलती है पर ये बाद में ईसा की 2री सदी में ये मिलने लगी है। 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा, मतलब कि ज़्यादा यूज होने लगे, ठीक है। पहले प्राकृत भाषा यूज हुई, फिर 2री सदी में संस्कृत स्टार्ट हो गई, फिर 4वीं 5वीं सदी में ज़्यादातर यूज होने लग गई थी, ठीक है। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में हुआ है, ठीक है। तो ये सभी भाषाएं यूज हुई हैं अभिलेख में। अब मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो इस बुक में, ये कार्पस इनक्रिप्शनम इंडिकेरम, इस बुक में संकलित करके प्रकाशित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम की अभिलेख इसमें लिखकर फिर प्रकाशित कर दिए गए इस बुक में, ठीक है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के, क्लियर हो गया। तो पहले प्राकृत भाषा में फिर संस्कृत भाषा में भी स्टार्ट हो गए, ओके। अब बात आती है कि सबसे पुराने अभिलेख हमारे सामने कौन से हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर ये मिलते हैं 2500 ईसा पूर्व के टाइम पर इनको अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका। ये जो है ये इसमें भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ओके। अब बात आती है कि अशोक के शिलालेख, ये ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, ठीक है, अधिकांश ये ब्राह्मी लिपि में है। कुछ शिलालेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में भी है। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं जैसे हम लिखते हैं, पहले मैंने लिखा स ब स, ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख, ठीक है। तो बेसिकली मैं बाएं से दाएं लिख रही हूँ, तो इसी तरह से ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से इधर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हमारी हिंदी में जो है हम लिखते हैं वो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी हमारी लैंग्वेजेस लिखी जाती है वो बेसिकली बाएं से दाएं ही लिखी जाती है, ठीक है, ओके। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, ओके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखा गया है, तो ये जो
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हैं वो यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन लिपियों का भी यूज़ किया गया है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि जो थी वो ब्राह्मी ही रही थी। ठीक है, गुप्त काल के अंत तक। और जो अशोक के शिलालेख हैं वो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को 2 स्तंभ लेख मिले थे अशोक के। एक मेरठ में मिला था और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर मिला था। मेरठ और हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब उस टाइम पे मिले थे लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया था। सबसे पहले 1837 में ये जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी सेवा में एक पर्सन थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा 1837 में कि इन स्तंभलेख में बेसिकली लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो अभिलेख बेसिकली क्या करते हैं, उन पर पत्थरों पर लिखा हुआ था। पत्थर, ताम्रपत्र, इन सभी पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पत्थर पर ही लिखे थे, फिर ताम्रपत्रों पर लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख। सबसे पहले हम इन्हीं को ही पढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए थे जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो मिले हैं वो यूनानी और अरामाइक लिपियों में मिले हैं। भारत में मेनली ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में भी है पर वो कम है। ओके, गुप्त काल के अंत में तक जो है वो ब्राह्मी लिपि प्रमुख लिपि थी। ओके, और जो 14वीं सदी है उसमें फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभलेख मिले थे। जब हम अशोक को पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये था अभिलेख। अब हम देख रहे हैं अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए जाने वाले, देखिए जो राजा अधिकारी और जनता के लिए कुछ नोटिफिकेशन टाइप का निकालते हैं। ठीक है, तो सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेश और निर्णयों की सूचनाएं जिसमें रहती हैं वो अभिलेख होते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो इसी टाइप के हैं। ठीक है, अशोक ने अपने अधिकारियों जनता के लिए कुछ लिखा। ठीक है, तो बेसिकली सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेश जो हैं और निर्णय जो हैं सूचनाएं देने के लिए जो लिखे जाते हैं उनको, एक तो वो टाइप हो गया अशोक के शिलालेख। उसके बाद होते हैं अनुष्ठान काम करने के लिए, लाइक जो बुद्ध थे, जो जैन धर्म थे, जो वैष्णव थे। ठीक है, मतलब सभी लोग शैव, इन सभी संप्रदायों के जो अनुयायी थे, जैसे कि जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भक्ति भाव से कुछ स्तंभों पर और जो पत्थर के फलक हैं, मतलब पत्थर पर बेसिकली, ठीक है, मंदिरों पर, मंदिर में प्रतिमाएं बना दी, मंदिर के जो स्तंभ हैं उनमें कुछ अभिलेख लिखवाए, तो उनको बोलते हैं अनुष्ठानिक अभिलेख। ठीक है, मतलब अनुष्ठान काम के लिए बेसिकली जो अनुयायी हैं उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या अपने धर्म के लिए उसको संजो कर रखने के लिए लिख दिया। ओके, फिर होते हैं प्रशस्तियाँ। ये क्या होती हैं, इनमें ना राजाओं की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है। ओके, तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। राजाओं और जो विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान किया जाता है। हमारा राजा ऐसा था, ये वो सिर से लड़ लेते थे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या उनकी तारीफ़ें की जाती हैं। ठीक है, अगर बढ़ा चढ़ा के भी नहीं की जा रही तो कम से कम तारीफ़ तो की जाती है। और उनकी ना बुराइयाँ जो होती हैं वो नहीं बताई जाती। ठीक है, उनने जो जीत हासिल की वो बताई जाती है, जो हार की वो नहीं दिखाई जाती, जो कमजोरियाँ हैं वो उनका वर्णन इसमें नहीं होता है। चौथी टाइप की होते हैं दान पत्र, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ताम्रपत्र पर बेसिकली लिखे जाते थे। ठीक है, दान पत्र में क्या होता है कि जो राजा हैं, राजा के पुत्र जो हैं, शिल्पी, व्यापारी, ठीक है, द्वारा मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि, ये सभी जो दान में देते हैं ना, ठीक है, वो लिखते हैं। मतलब कि राजा जो होगा वो जो लोगों को दान में देगा, जो चीज़ें वो सब इसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो पैसा होगा, मवेशी, कुछ भी जानवर होंगे, भूमि होगी, जो भी वो चीज़ वो दान में देगा वो यहाँ पे लिखी होगी। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर राजा दान किस तरह का दे रहा है उससे ये पता चलेगा कि उस टाइम की व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उस टाइम पर क्या पैसा था, उस टाइम पर भूमि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि पशु ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, या पैसा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं। ओके, तो उस टाइम पर किस तरह का हाल था, ये सब चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। क्लियर है? ओके, तो प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है इससे हमें। ये ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। क्लियर है? ठीक है, तो ये किस किस को दिए जा सकते हैं? तो भिक्षु जो होते हैं, ब्राह्मण जो हैं, मंदिरों में दे दिए, इस तरह के। ठीक है, ओके, तो ये हो गए हमारे अभिलेख। ठीक है, और अभिलेखों के प्रकार। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पांडुलिपियाँ। ये चैप्टर अभी हमारा आधा कंप्लीट हुआ है, ये 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा पांडुलिपियाँ, और इसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे साहित्यिक स्त्रोत वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।